बच्चों यहाँ पे जो है मैंने जैसे कहा कि 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को बुरा लग गया और उसने वीडियो बंद कर दिया, है ना। 1 को इधर लेके जाएंगे तो वो -1 होगा, फिर 2 - 1 1 होगा, ठीक है। खैर फिर इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप देख सकते हो दिस इज़ 5000 5020 इधर जाएगा, 5020 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई इनिशियली टेम्परेचर कितना था 20 था, और अगर रेजिस्टेंस डबल करना है, रेजिस्टेंस 120 का हमें 240 किया है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है फाइनली हमको करना पड़ेगा, तब जाके रेजिस्टेंस जो है वो डबल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है आपको, दिस इज़ 1/273 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। और आपको बोला है कि इनिशियल रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ 10 ओम, और इनिशियल टेम्परेचर जो है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर इज़ 273 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना है, दिस इज़ 273 - 0 दैट इज़ 273, है ना। चेंज इन टेम्परेचर इतना है डिग्री सेल्सियस। तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी अगर आप करोगे तो अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 1/273 इंटू 273, है ना। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, दिस इज़ 1। अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू 1 है बच्चों। ये अगर वैल्यू बहुत छोटी होती है तब जाके हम लोग वो अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू 1 है तो हम वो ई वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा कि R2 इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, एज अल्फ़ा डेल्टा टी इज़ 1 वी विल यूज़ R2 इज़ इक्वल टू R1 इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो R2 हमें फाइंड करना है, R1 हमें गिवन है दिस इज़ 10 ओम, ई टू द पावर अल्फ़ा डेल्टा टी की डायरेक्ट वैल्यू 1 रख दो, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा एक लाइन में, दैट इज़ 10E। या ई की वैल्यू अगर रखोगे तो आपको मिल जाएगा 2.718 रखोगे तो ये हो जाएगा दिस इज़ 21.7 ओम, है ना। या 10E भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, जब भी अगर आप कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो JEE का या जो भी है, अगर ऑप्शंस में ई है तो आप समझ जाना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई ई टू द पावर 1 की वैल्यू इतनी, या ई की वैल्यू इतनी, या ई स्क्वायर की वैल्यू इतनी, या ई टू द पावर 100 की वैल्यू इतनी, क्वेश्चन में अगर गिवन है ई का, समझ जाना ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके ओके, चलो अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि भाई द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज दिस, इफ R0 is the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस एंड R is the resistance at T डिग्री सेल्सियस एंड दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ 3T² + 2T। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो आप लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, तो लिखूँगा एज अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वी विल यूज़ इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन dr/r इज़ इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा dt। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या गिवन है, R0 एट t इज़ इक्वल टू 0, तो t इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस इज़ R0, और t इज़ इक्वल टू t पे R है तो R की वैल्यू कितनी, तो t इज़ इक्वल टू t पे ये भाई साहब R है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे बस अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, दिस इज़ हो जाएगा 3T² + 2T, और ये हो गया dt, इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके कैपिटल T, ये हो जाएगा दिस इज़ T³
प्लस टी स्क्वायर। देखो इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होगा, 3 कट जाएगा तो टी क्यूब। इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 कट जाएगा तो टी स्क्वायर। और लिमिट्स रखोगे 0 से टी तो आंसर सेम ही आने वाला है, दैट इज़ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर है ना। और यहाँ पे हमें पता है कि ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट से लेके आर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर अपॉन आर नॉट ई, आर अपॉन आर नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। और आंसर में जो है हमारे पास एक भी ऑप्शन जो है वो नहीं है, मतलब हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस जो पावर है ई टू द पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा जो है आंसर है। बाकी बच्चों अगर आप इसके ऊपर वाला जो आंसर आया था वो भी अगर आप लिख के छोड़ते हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये तो उल्टा एक अप्रॉक्सीमेशन है, दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर ये है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें हम लोग जो है ई टू द पावर एक्स को 1 प्लस एक्स लिख रहे हैं, बाकी टर्म्स भी होते हैं जिसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और वो हमारे को यहाँ पे अब मिल जाएगा, और वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बच्चों अगर आपको वेरी करता है तो आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हमने तीनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि मैं अल्फ़ा को जो है डिस्कस करूँगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हम लोग उसको अब देख रहे हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर, और कांस्टेंट हमने लगाया था अल्फ़ा। तो देयरफॉर अल्फ़ा हो गया हमारा डी आर अपॉन आर इंटू डी टी। अब यहाँ से तुम अल्फ़ा को अगर डिफ़ाइन करना चाहते हो, सबसे पहले अगर उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रटने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला से डेफिनेशन आ जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया अल्फ़ा का। अब हम लोग यूनिट और डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ओम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट जो है बचेगा खाली, तो 1 अपॉन केल्विन इज केल्विन इनवर्स। ठीक है, या फिर जो है आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डायमेंशन फार्मूला जो है वो आप k टू द पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर थीटा होता तो थीटा का पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला, डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग अल्फ़ा की थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखो
सबसे पहले अल्फ़ा जो होता है इट इज़ पॉजिटिव फॉर मेटल्स। ध्यान रखना बच्चों, अल्फ़ा जो है मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दैट इज़ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अल्फ़ा पॉजिटिव का ये मतलब है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है। सेकेंड, अल्फ़ा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इवन फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और थर्ड है अल्फ़ा इज पॉजिटिव एंड वेरी लो फॉर alloys like constantan, manganene, यूरेका, निक्रोम एक्सेट्रा। बच्चों इन सब का अलॉय, इन सब के लिए जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है दैट इज़ पॉजिटिव एंड वेरी लो। इसका मतलब क्या? लो का मतलब क्या होता है? फॉर large change in temperature, for large change in temperature the change in resistance is very less, the change in resistance is very less। ठीक है। अच्छा देखो, इसका क्या फ़ायदा है? पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है फिर भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, और इसी की वजह से देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टिव कॉइल्स। रीज़न पूछ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, वाई कांस्टेंट मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टिव कॉइल्स। तो आप लोगों को लिखना होगा क्योंकि उसका अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है, जिसका मतलब ये होता है, ये भी लिखोगे फिर जो है आप लोग लिख देना देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टिव कॉइल्स। देखो होता है क्या है कि जैसे मान लो कोई सर्किट बनाई आप लोगों ने। ठीक है, ठंडी के मौसम में सर्किट बनाई और मौसम चेंज हो गया, गर्मी का मौसम आ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो अगर मान लो वो सर्किट में जो रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ किया उनकी वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो आप लोगों की सर्किट जो है वो कुछ काम की नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि आप लोगों ने बनाई तो उस हिसाब से थी। तो इसीलिए हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो। ठीक है, तो ये 4 नाम है, याद रखना। ठीक है, ज़्यादातर कांस्टेंट है मैंगनीज यूज्ड होते हैं। ओके, तो ये अल्फ़ा के बारे में हमने लिख दिया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो है इनका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ग्राफ है ये आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का बना सकते हो या फिर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं मेटल्स के लिए, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया मेटल्स। सेकंड, सेमीकंडक्टर्स। हमेशा मेरे को दो बार डायग्राम क्यों बनाना पड़ता है? ये सेमीकंडक्टर्स की बात। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट गई। एलॉयज़ का हाल ऐसा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भूलना मत, बहुत ज़रूरी ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास?
तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, यूनिट डायमेंशन लिख दिया, ग्राफ लिख दिया, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की बात कर ली, थर्मिस्टर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये थर्मिस्टर और सेमी सुपर कंडक्टर के बारे में मैं आप लोगों को अभी थोड़ा बता रहा हूँ, दो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर इज़ थर्मल रजिस्टर, है ना। थर्मल रजिस्टर से इसका नाम पड़ा है थर्मिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर है जो जिसकी वैल्यू हीट पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। थर्मल रजिस्टर। देखो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में जब हीट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें टेम्परेचर स्केल्स पढ़ी होगी, तो आपने उसमें ऐसा देखा होगा कि भाई थर्मल एक्सपांशन पे बेस्ड होता है थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो जो हम लोग घर पे थर्मोमीटर यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, उसको ऐसे, तो वो जो है लीनियर एक्सपांशन पे बेस्ड था, या वॉल्यूम एक्सपांशन कह सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर लेंथ में जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ लीनियर एक्सपांशन। मर्क्यूरी का जो मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर होता है वो। फिर एक होता है प्रेशर वाला कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर चेंज होता है तो फिर हम लोग उसको मेज़र कर लेते हैं तो हमको टेम्परेचर पता चल जाता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है जिसको हम लोग गैस थर्मोमीटर कहते हैं। तीसरा ये रेजिस्टेंस वाला होता है कि भाई क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग मेज़र कर लें कि भाई कितना चेंज हुआ है तो इसके हिसाब से टेम्परेचर इतना चेंज हुआ होगा, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो दैट इज़ दिस थर्मिस्टर, थर्मल रजिस्टर। तो क्या होता है बच्चों, ये एक सेमीकंडक्टर से बना होता है जिसका अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर whose अल्फ़ा इज़ नेगेटिव एंड वेरी लार्ज, ठीक है। वेरी लार्ज का मतलब क्या है? फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। देखो नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो घटेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल चेंज इन, दो बार लिख दिया, स्मॉल चेंज, for small change in temperature the change in resistance is very large, change in resistance is very large, very charge, क्या चल रहा है, क्या कुछ भी, very large, ठीक है बच्चों। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर घट रहा है थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग उसके हिसाब से स्केल कैलिब्रेट करके पता लगा लेते हैं कि भाई कितना जो है टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो ये हो गया थर्मिस्टर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर जो है, सबसे पहले भाई साहब कोई 1911 की बात है, ठीक है। 1911 में कोई हेक और कैमरलिंग, ठीक है। थोड़ा ऐसा मेरे को टंग ट्विस्ट करनी पड़ रही है क्योंकि हिंदी में बोलूँगा, मतलब ठीक है। हेक, कैमरलिंग और ऑनस, ठीक है। ये भाई साहब का नाम है जिसका नाम लेते लेते जो है टंग ट्विस्ट हो जाती है पूरी, ठीक है। ये भाई साहब ने सबसे पहले जो है सेमीकंडक्टर पता लगाया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली कंडक्टर जो है, हमें पता है कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ग्राफ होता है इस तरीके का। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जस्ट देखा है कि भाई रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है ऐसा, है ना, ऐसा, ये दिस इज रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। कंडक्टर लाइक मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी जैसे कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनिशियली तो जो है टेम्परेचर घटाने से उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटता है, ठीक है।
पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं वहाँ पे आके उनका रेजिस्टेंस एकदम से जो है ज़ीरो हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्टर्स लाइक मर्क्यूरी have behaves like superconductor at a particular temperature called critical temperature। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये मर्क्यूरी के लिए होता है 4 केल्विन। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है वो फॉलो कर रहे थे, पर अचानक जो है एकदम से होता बच्चों, एकदम से। देखो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो इस तरीके से ग्राफ बनता है कि भाई टेम्परेचर घट रहा था, रेजिस्टेंस घट रहा था, और फिर एकदम से जैसे 4 केल्विन आया सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैं, और ये भाई साहब जो है अब क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो हो गया है तो ये बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मटेरियल बन गया जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो। रेजिस्टेंस ज़ीरो मतलब क्या, मतलब एक बार अगर तुमने जो है करंट उस मटेरियल में लेकर आ गए तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है विदाउट बैटरी। समझ में आ रहा? फिर आप बैटरी भी अगर हटा दोगे तो वो करंट उसमें फ्लो होता रहेगा। तो करंट परसिस्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम even after battery is removed। ठीक है, मेरा ब्रेन जो है वो क्या है कि बहुत फास्ट चलता है, तो अंदर अंदर ऐसे मैनिपुलेट करते रहता है। तो रिमूव की जगह उसने बोला कि नहीं डिस्कनेक्टेड बेटर रहेगा, तो वो लिख दिया। क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अभी तुमने देखा होगा थोड़ी देर पहले भी जो है, पता नहीं लार्ज वर्ड था या कौन सा वर्ड था, मैंने लिखा कुछ और था। 2 बार टेम्परेचर लिख दिया था, नहीं ये वो सब तो होता है। चेंज की जगह मैंने लार्ज की जगह चार्ज लिख दिया था, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर। तो ये सब होता है बच्चों। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्रिएटिव लोगों के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है ना वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है और बहुत फास्ट जाता है, और उनका हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हाथ कुछ और काम कर रहा होता है और ब्रेन कुछ और काम, ब्रेन आगे निकल चुका रहता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये होशियारी नहीं मार रहा हूँ। तुम लोग भी होशियारी मार सकते हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो, मैं नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। थर्मिस्टर सुपरकंडक्टर के बाद हमारे पास है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है, पर ये जेडब्ल्यू वाले आजकल बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे लोग इसको इग्नोर मारते थे, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस को इग्नोर मार रहे थे। तो उन्होंने जो है क्या किया, 1-2 साल से जेडब्ल्यू में देने लग गए। जो बच्चे कोटा वगैरह पढ़ने जाते हैं उनका एनसीईआरटी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो फिर अब से पढ़ने लग गए वो लोग भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ, देखो क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में रेजिस्टिव कॉइल्स लेने जाते हैं, बीड्स लेने जाते हैं, छोटे छोटे बीड्स के फॉर्म में होते हैं, जो मैं यहाँ पे तुमको इस तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ, पर ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हमारे को यहाँ पे अलग अलग बैंड्स गिवन होते हैं, 4 कलर होंगे, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये येलो नहीं है, ये गोल्ड है। क्या ये गोल्ड है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
कि दिस इज़, अच्छा इनको पहले तो हम लोग बैंड्स कहते हैं, ये जो कलर्स होते हैं अलग अलग इनको बैंड्स कहते हैं, दैट इज़ बैंड B1, B2, B3 और B4। हर कलर का कुछ मायने होता है ना, ये कलर हमारे को कोड है एक तरीके से, ठीक है, ये हमको बता देगा कि भाई रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टिव कॉइल का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है तो दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन और दिस इज़ नॉट येलो, दिस इज़ गोल्ड। हमारा गोल्ड थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। अब इन कलर्स के क्या मायने हैं, क्या ये इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे को ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। और ये टेबल है, दिस इज़ ये टेबल मेरे से जो है ऐसे सिस्टमेटिक नहीं बन पाएगी, इसके लिए मैं ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही लिखूंगा, दो लाइन में ना, दो लाइन में बन जाएगी सिस्टमेटिक, एक लाइन में वो घुटन हो रही थी। ज़्यादा हो रहा है ना, चलो देखते हैं कि मैंने जो है सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो सबसे पहले हमारे पास जो बी लिखा है दैट इज़ ब्लैक, सेकंड नंबर पे जो बी है दैट इज़ ब्राउन, फिर आता है रेड, फिर आता है ऑरेंज, फिर है येलो, फिर है ग्रीन, उसके बाद आता है ब्लू, उसके बाद आता है वायलेट, उसके बाद आता है ग्रे, उसके बाद आता है वाइट, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है सिल्वर और उसके बाद है नन। नन मतलब कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। अब इनके जो नंबर्स हैं वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, काफ़ी बड़ी टेबल बन रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंड B1 की और फिर B2 की, फिर B3 की और फिर B4 की। तो बैंड B1 जो है ब्लैक के लिए होता है 0, इवन यहाँ पे भी 0, दिस इज़ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। जब आप लोगों को वाइट के सामने 9 आ जाए तो समझ जाना कि आप लोगों ने सही किया है। तो मैं भी समझ गया हूँ कि मैंने सही लिखा है सब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सेम लिखना है, दिस इज़ 1 2 3 इस तरीके से। और यहाँ पे थर्ड जो है B3 दैट इज़ मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 to the power 0, मतलब जो भी नंबर जो उनमें 10 का पावर वो नंबर लिख दो, ठीक है। 10 का पावर 1, दिस इज़ 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5। शॉर्टकट बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों किस तरीके से इसको याद रखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लास्ट के 3 कलर्स हैं इसके में क्या करना है, ये टेबल थोड़ी बड़ी होने के चक्कर में ये थोड़ी ऐसे उबड़ खाबड़ जैसी बनी है, बाकी तो ठीक है। अब देखो गोल्ड सिल्वर और नन में बच्चों ये स्टार्टिंग के 3 B1 B2 B3 में कुछ नहीं होता है, ये लास्ट में होता है और इसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। गोल्ड में होता है दिस इज़ 5%, सिल्वर में 10% और नन मतलब 20%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो B1 है उसको हम लोग लिखेंगे 10th प्लेस पे। कहाँ लिखेंगे? 10th प्लेस पे। जो B2 है वो हो जाएगा यूनिट्स प्लेस पे।
या वंस प्लेस पे कह सकते हो, ठीक है। और P3 जो है दैट इज मल्टीप्लायर, और B4 जो है वो टॉलरेंस है या वो परसेंटेज एरर इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखो हमारे पास जो 4 कलर्स हैं दैट इज़ रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड, है ना। तो ये 4 कलर्स हैं। तो रेड का जो रेड का नंबर क्या है, कहाँ गया रेड, 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। तो रेजिस्टेंस इज 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, रेड के बाद कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। तो ब्लू में क्या है, ब्लू में 6 है, तो 2 के बाजू में लिख दो 6। फिर थर्ड क्या बताता है, मल्टीप्लायर। थर्ड क्या है, ग्रीन, ग्रीन 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 5, तो 10 टू द पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इनटू 10 टू द पावर 5। और लास्ट में गोल्ड है, और गोल्ड को अगर आप देखोगे तो गोल्ड में परसेंटेज लिखा है 5%, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज प्लस और माइनस 5%। इतना ओम हमारे बीट का रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, और कभी कभी हमको रेजिस्टेंस गिवन होता है और हमें 4 कलर बताने होते हैं कि भाई बीट का कलर क्या है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ कि किस तरीके से इस टेबल को याद करनी है, ठीक है। तो टेबल को याद करना भी जो है मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। अच्छी लग रही है ना टेबल, थैंक यू बच्चों। देखो टेबल को याद कैसे करोगे, सुन लो। जो मैंने सबसे पहले बी और वो सब लिखा ना, तो उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। चलो देखो बताता हूँ। बी रॉय, ROY, रॉय, है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। समझ आया? फिर से रिपीट करता हूँ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। अभी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझे बच्चों? परफेक्ट, मज़ा आ गया मेरे को। चलो, तो शॉर्टकट में इधर लिखूंगा इसके नीचे, और वो है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। देखो जो कैपिटल में है उनको यूज़ करना, ठीक है। वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ओके बच्चों, तो बी रॉय सब कैपिटल में, जी और बी कैपिटल में, VGWGSN याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस पता करना है। अगर आपको ये गिवन हो तो आप जो है कलर कौन सा है वो भी बता सकते हो। चलो ये टॉपिक भी हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो ये हम लोग देख लेते हैं, हम लोग फटाफट देख लेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है कैपेसिटर में चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सबसे पहले है रजिस्टर्स इन सीरीज।
तो बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैपेसिटर में, अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पहले कैपेसिटर का एक बार देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर दो रजिस्टर आपको इस तरीके से गिवन है, दिस इज़ R1 और R2, तो वो सीरीज़ में तभी होते हैं जब उनके बीच में से कोई तीसरा वायर ना निकले, तो तब हम लोग बोलते हैं कि ये रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में है, ठीक है। अदरवाइज दे आर नॉट इन सीरीज़, इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर इन पैरेलल, सिर्फ वो सीरीज़ में नहीं है। Now suppose these two resistors which are in series, they are connected across a battery having voltage V, ठीक है। तो यहाँ पे सेम करंट जो है वो फ्लो होगा एंड दैट इज़ I, और जो वोल्टेज है वो अलग अलग होने वाला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज़ V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज इज़ V2। तो इन सीरीज करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। तो पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, और जो चीज़ डिवाइड होती है उसको पहले लिख लो। तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे V1 के जगह मैं लिखूँगा करंट इंटू रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ, और V2 के जगह भी करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर ये दो रेजिस्टेंस जो है R1 और R2, इन दोनों के जगह पे मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगाता हूँ जिसकी वैल्यू है R इक्विवेलेंट, जो बैटरी से सेम बैटरी से कनेक्ट करने पे सेम करंट ड्रॉ करता है I। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इज़ इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। n रजिस्टर्स हो तो R1 प्लस R2 टिल Rn, ठीक है। बस ये याद रखना कि सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड कैसा होता है हम लोग अभी देख लेते हैं, चलो, ठीक है। पैरेलल को इसके बाद देखेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये सारी चीज़ें मैं कैपेसिटर में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप एक बार कैपेसिटर को ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस माइनस है, ये V है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2। हमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी, करंट फ्लो रहा है I। देखो, now as V is equal to I into R and current is constant, therefore V is directly proportional to R। तो V अगर रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 फाइंड करना है तो R1 लिखो, और V2 फाइंड करना है तो R2 लिखो, ठीक है। इनटू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आएगा इनटू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। देखो, यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज का यूनिट है ना, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, और ये रेजिस्टेंस को काटने के लिए नीचे आपको रेजिस्टेंस लिखना ही पड़ेगा। तो आप समझ जाना कि नीचे रेजिस्टेंस है, ऊपर वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया दोनों इक्वेशंस। और अगर आप इसका डेरिवेशन जानना चाहते हो कि कैसे आता है ये इक्वेशंस, तो आप लोग जो है ये V इज इक्वल टू R है ना, उसके जगह पे V इज प्रोपोर्शनल टू R गिवन है, तो लिख सकते हो V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2, और फिर 1 ऐड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस V1 अपॉन V2 इज 1 प्लस R1 अपॉन R2। यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2, उसको हम लोग V लिख सकते हैं, नीचे होगा V2, दिस इज R1 प्लस R2 अपॉन R2। दिस इम्प्लाइज V2 इज R2V अपॉन R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन हमको V2 की मिल गई। सिमिलरली अगर आपको V1 की चाहिए तो आप इसको पहले उल्टा लिखो, दिस इज V2 अपॉन V1 इज R2 अपॉन R1,
और फिर 1 ऐड करो और सिमिलरली सॉल्व करो, आप लोगों को V1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। दो रजिस्टर है हमारे पास, यहाँ पे ये R1 ले लेते हैं और ये दूसरा रजिस्टर R2, और ये भाई सब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और कब रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं, ये सब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज V, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, और क्योंकि पैरेलल में है दोनों रजिस्टर्स तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। यहाँ से करंट अगर फ्लो हो रहा है दैट इज़ I, तो इधर साइड जा रहा है I1 और इधर साइड जा रहा है I2। ठीक है, तो देखो याद रखना कि इन पैरेलल voltage is same across both resistors while current divides। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो चीज़ डिवाइड होती है उसको पहले लिखो, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू लिख दो, दिस इज़ V बाई R1, I2 की वैल्यू लिख दो V बाई R2। और यहाँ पे ये दो रजिस्टर्स को अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करता हूँ जिसकी वैल्यू है R इक्विवेलेंट, जिसको अगर हम लोग सेम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सेम करंट ड्रॉ करता है I। तभी हम लोग जो है इस R इक्विवेलेंट को कह सकते हैं कि भाई वो R1 और R2 के पैरेलल के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज़ V अपॉन आर इक्वलेंट। V कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज़ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, और अगर n रजिस्टर्स हो पैरेलल में तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज़ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, टिल 1 अपॉन Rn। और वैसे हम लोग दो रजिस्टर्स हो तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करना प्रेफर करते हैं जिससे गलती नहीं होती है, दैट इज़ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को कैपेसिटर में रटवाया था कि भाई 6 और 3 का आंसर 2 होता, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि 6 और 3 ओम अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो 2 ओम होगा। और उसी तरीके से 12 और 4 अगर है तो इनका आंसर जो है वो 3 ओम होगा। और 12 और 6 अगर है तो आंसर जो है 4 ओम होगा। ये भी याद कर लेना, ठीक है, या रट लेना। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में बच्चों क्या करना है कि अभी अपने पास जो ये सर्किट थी, इसी सर्किट को मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर एक सेकंड, अब बेटर है ना। चलो, ये आ गई सर्किट हमारी यहाँ पे। ठीक है, उधर से हमने गायब किया और इधर से ये हमारे पास
और ये करंट है, टोटल करंट दिस इज़ आई। और करंट डिवाइडर रूल में हमको क्या करना है, देखो हमें पता है कि करंट जो होता है दैट इज़ V बाई आर, और यहाँ पे हमारा V जो है वो कांस्टेंट है। एज V इज़ कांस्टेंट, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें अगर I1 फाइंड करना है तो हम R2 लिखेंगे, और अगर हमें I2 फाइंड करना है तो हम R1 लिखेंगे, इनटू टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे भी हो जाएगा इनटू टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे भी करंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशंस, और इनका डेरिवेशन अगर करना है तो आप लोगों को पता है क्या आप करना होगा। I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो I1 अपॉन I2 इज़ R2 अपॉन R1, और फिर दोनों तरफ मैंने ऐड करो और सॉल्व कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतने बच्चों को जोड़े। बच्चों यहाँ पे फ्री में आप लोगों को जो है नीट, JEE मेन, एडवांस तक का जो है सिलेबस मिल रहा है। बहुत 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 अच्छी तरीके से क्लासरूम स्टडी हो रही है, न्यूमेरिकल्स भी भर भर के करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो टाटा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।